Good morning, students. Today our topic is electric flux. So today we are going to start electric flux. क्या टॉपिक है आज हमारा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? एक्चुअल में अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया. मतलब क्या है? मान लीजिए हमारे पास एक सरफेस है, मान लीजिए दिस सरफेस इज एस, ठीक है, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं. These are the electric field lines crossing this surface. Then number of lines, मान लीजिए अगर हम यहाँ पे काउंट करें 1 2 3 4, ठीक है, नंबर ऑफ लाइन्स क्रॉसिंग दिस एरिया, क्रॉसिंग दिस सरफेस एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक है, तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स over an area in an electric field is a measure of number of electric field lines crossing the एरिया. ठीक है, कि इस एरिया को कितनी नंबर ऑफ लाइंस क्या कर रही हैं? क्रॉस कर रही हैं. कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं? क्रॉस कर रही हैं. दैट रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम सिंबल यूज करते हैं दैट इज फाई. ठीक है, और ये आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं? ई. ठीक है, और अगर हम मान लीजिए कि छोटा सा एरिया कंसीडर करते हैं, उसके लिए हम सिंबल यूज कर लेते हैं डेल्टा एस. तो अगर हमें बताना हो कि फाई कितना है, ठीक है, फाई कितना है, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस या डीएस. ठीक है, कितने सरफेस एरिया में वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसको क्रॉस कर रही हैं, दैट इज इट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स. अब बात आती है एरिया की. एरिया को हम उसके एरिया वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं. उसके ऊपर जो भी हमारा वेक्टर डिनोट करेंगे हम उसके साथ एरिया को उसके साथ डिनोट करते हैं. और एरिया वेक्टर को हम परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए हम वेक्टर नोटेशन यूज करेंगे वो क्या होगा? नॉर्मल टू द सरफेस होगा. ठीक है, इसको अभी हम एंगल की हेल्प से समझेंगे. फिलहाल आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन समझ में आ जानी चाहिए. इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअल में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पर्टिकुलर एरिया को, पर्टिकुलर सरफेस को कितनी नंबर ऑफ लाइंस जो है वो क्रॉस कर रही हैं, दैट रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. मान लीजिए कि हम यहां पर देखना चाहते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? जो भी हमने सरफेस कंसीडर किया है उसके ऊपर क्या करेंगे? एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे. उस एरिया वेक्टर के लिए हम अलग अलग नोटेशन यूज करते हैं. मान लीजिए हम करते हैं यूनिट वेक्टर एन, जो इसके एरिया को डिनोट करेगा. तो सरफेस के साथ ये कौन सा एंगल बनाएगा? ये थीटा कैसा होगा? हमेशा नॉर्मल होगा. हमेशा ये एंगल कैसा बनाएगा? 90 डिग्री. हम एरिया वेक्टर को हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि अगर एंगल ये थीटा होता है, दिस एंगल इज थीटा, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड दिस इज ई डी एस कोस थीटा. सो फाई इज ई डी एस कोस थीटा. ठीक है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द सरफेस एंड द एरिया वेक्टर. इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो वो डायरेक्शन बना रहा है दैट इज थीटा. और थीटा क्या होता है? नॉर्मल टू द एरिया कंपोनेंट. जो भी हमारा एरिया वेक्टर है उसके साथ जो कंपोनेंट है दैट इज 90 डिग्री. ठीक है, अब अगर हम कहें थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, अगर थीटा की वैल्यू क्या हो? 0 डिग्री,
तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1, तो यहां से हमारे पास फाई क्या हो जाएगा EDS। और अगर थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री, cos 90 डिग्री क्या होता है 0, तो हमारे पास फाई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। हाँ, मान लीजिए कि आपके पास ये सरफेस है, दिस इज द सरफेस। अगर इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास करवाऊं, मान लीजिए इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है और उसकी डायरेक्शन ऐसे ही है, ठीक है, और ये हमारा क्या है सरफेस है। अगर ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, अगर हम इस सरफेस को कंसीडर करेंगे आपको इसे समझाती हूँ मैं। मान लीजिए दिस इज अ सरफेस, ठीक है, दिस इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर ये ऐसे है, इसमें से इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, मान लीजिए 3 कर रही है। अगर मैं इसको टिल्ट कर दूं, ठीक है, तब इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी कम क्रॉस करेंगी। मान लीजिए अब हमारा ये जो सरफेस है वो इस तरह से बन जाता है और फिर इसको थोड़ा सा और टिल्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस पे डिपेंड करती हैं कि हमारा एंगल कितना बन रहा है। अगर एंगल 0 डिग्री होगा, दोनों के बीच जो थीटा है दैट इज 0 डिग्री, तो फ्लक्स क्या होगा हमारे पास मैक्सिमम, यानी ई के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है और सरफेस, अगर ये भी इसी डायरेक्शन में है हमारा और ई भी हमारा सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, और 0 डिग्री होगी तो फ्लक्स क्या होगा मैक्सिमम होगा। और अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारा जो एरिया वेक्टर है उसके बीच में अगर ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री बनेगा, तो अगर एरिया वेक्टर के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री बनेगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, थीटा के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझ सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हम यूनिट्स की बात करें फाई क्या है हमारे पास EDS, ठीक है, ई क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है न्यूटन पर कूलम। यूनिट्स फाई इज इक्वल टू ई इंटू में एस। ई की यूनिट क्या होती है न्यूटन पर कूलम, और सरफेस एस एरिया है ये, दिस इज मीटर स्क्वायर, तो फ्लक्स की यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। इसी तरह से आप डायमेंशंस भी कैलकुलेट कर सकती हैं। डायमेंशंस कैलकुलेट करने के लिए फाई ई के यूनिट्स हमारे पास क्या आएगी MLT -2 L2 और AT -1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये क्या आ जाएगी M1 L3 T -3 A -1। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ई क्या होता है F/Q, ये F की डायमेंशन हो गई MLT -2, Q की हो गई AT, ऊपर जाकर वो क्या हो जाएगा -1, साथ में क्या है एरिया, एरिया को हम किससे डिनोट करेंगे L⁻² से, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हमारी डायमेंशंस क्या आ गई M1 L3 T -3 A -1, ठीक है। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। एरिया वेक्टर को आप कैसे डिनोट करेंगे नॉर्मल टू द एरिया एलिमेंट, जो भी हमने अपना एरिया कंसीडर करना है। मान लीजिए मैं यहाँ पर एरिया वेक्टर डिनोट करना है तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे इस तरह से, यहाँ पे डिनोट करना है तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे इस तरह से। हमेशा एरिया वेक्टर को हमें क्या करना है नॉर्मल टू द सरफेस डिनोट करना है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दैट पर्टिकुलर एरिया एलिमेंट, ठीक है। और फॉर्मूले के लिए हम क्या यूज करेंगे फाई इज इक्वल टू E.ds। नेक्स्ट टॉपिक इज गॉस थ्योरम। और नेक्स्ट टॉपिक इज गॉस थ्योरम। देखिए गॉस थ्योरम या गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज होता है, और वो क्या कहता है वो कहता है फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ E.ds
इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एनी सोर्स over closed surface S is 1 by epsilon naught times the total charge Q inside S। इसका मतलब क्या है? सरफेस इंटीग्रल ऑफ E, हमने E का क्या ले लिया? इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल प्रोड्यूस्ड बाय एनी सोर्स ओवर क्लोज्ड सरफेस S। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो सरफेस है हमारा वो क्या है? क्लोज्ड है। मीन्स हमने क्लोज्ड सरफेस लिया, इस सरफेस का पूरे का क्या हमने करना है? क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन करना है। इज 1 by epsilon naught टाइम्स द टोटल चार्ज Q इनसाइड S। जितना भी अंदर की तरफ हमारा चार्ज होगा इस सरफेस के अंदर, आउटसाइड के लिए कुछ नहीं, सिर्फ इनसाइड के लिए, दैट फ्लक्स इज इक्वल टू 1 by epsilon naught टाइम्स द टोटल चार्ज Q इनसाइड S। आई थिंक आपको स्टेटमेंट समझ में आ गई है। गॉस थ्योरम क्या कहती है कि जो भी हमारा सरफेस है, जिस सरफेस के अंदर, मतलब क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें बात करनी है कि ये जो चार्ज है अपने चारों तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 1 by epsilon टाइम्स द टोटल चार्ज Q इनसाइड S। ये Q अपने चारों तरफ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? 1 by epsilon टाइम्स। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करती है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम कहती है फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होगा? क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर सरफेस एस। इसी सरफेस का हमने क्या करना है? क्लोज्ड इंटीग्रल लेना है विद इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हम इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। प्रूफ की अगर हम बात करें गॉस थ्योरम के, तो हमने कंसीडर कर लिया एक सरफेस, ठीक है, एक क्लोज सरफेस हमने कंसीडर कर लिया एस कोई भी, और उसके अंदर हमने मान लिया कि चार्ज एनक्लोज्ड है क्यू। हम यहाँ पे अगर हम स्मॉल क्यू चार्ज भी ले सकते हैं, मान लीजिए इसके अंदर चार्ज कितना एनक्लोज्ड है? क्यू। ठीक है, और इसकी रेडियस कितनी है? आर। कोई भी हम सरफेस ले लेते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ तक लिया है, दिस रेडियस इज आर। अगर हम ये सरफेस कंसीडर कर लेते हैं इसका ds, ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर पहले क्या बनाएंगे? नॉर्मल वेक्टर, एरिया वेक्टर। मान लीजिए हम इसको किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? n से। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है यहाँ पर? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने एक सरफेस लिया जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, दिस इज द चार्ज q एंड रेडियस ऑफ दिस इज r। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर लेते हैं यूनिट वेक्टर r। क्या किया हमने? एक क्लोज्ड सरफेस लिया s स्फेरिकल फॉर्म में। यहाँ पे हमने कहा कि इसके अंदर चार्ज कितना एनक्लोज्ड है? q प्लस q चार्ज एनक्लोज्ड है। रेडियस है इसकी r। हमने एक एरिया वेक्टर डिनोट कर दिया n से। स्मॉल सरफेस हमने कंसिडर किया है ds, और ये हमने शो किया इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? पहले सपोज एन आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज सिचुएटेड एट द सेंटर O ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस r। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर ये पॉइंट P है जो हमने सरफेस कंसीडर किया है, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, E इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। हम यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। साथ में आप यूनिट वेक्टर R भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी आप यूनिट वेक्टर अगर R लेते हैं उसकी वैल्यू को आप 1 भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए
अगर मैं कहूँ अगर इसको n को हम यूनिट वेक्टर ले रहे हैं, एरिया का वेक्टर ले रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हमें पता है हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, फाई से, ठीक है। तो अगर हम इस स्मॉल एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो उसके लिए सिंबल क्या यूज करेंगे हम, डी फाई। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, सो इसके ऊपर कोई वेक्टर नहीं आएगा, और फॉर्मूला क्या है उसके लिए, ई डॉट डी एस, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे हम, ई की वैल्यू को पुट करेंगे। ई की वैल्यू पुट कीजिए, क्या है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर डॉट ds। यहां पे हम साथ में क्या लगा सकते हैं, यूनिट वेक्टर r लगा सकते हैं, और ds के साथ में भी हम क्या लगा सकते हैं, यूनिट वेक्टर n लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें एरिया वेक्टर कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, n। ये तो हमारा है e डॉट डी एस, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अब अगर हमें इसको सॉल्व करना हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें पूरा अगर फाई कैलकुलेट करना है, यहाँ पे अगर हम यूनिट वेक्टर r डॉट यूनिट वेक्टर n की वैल्यू क्या ले लें, 1, ठीक है, तो हम यहाँ से यूनिट वेक्टर r और यूनिट वेक्टर n को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो यूनिट वेक्टर है दैट इज नॉर्मल टू द सरफेस। अब हम यहाँ से अगर यूनिट वेक्टर r और n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो हमारा डी फाई क्या आ गया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर डॉट डी एस, ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, टोटल फाई कैलकुलेट करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द टोटल सरफेस निकालना है। तो फाई के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे ओवर द क्लोज्ड सरफेस। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर डी एस। ये क्वांटिटी जो है हमारी, ये तो कहाँ आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, और अगर ये बाहर आ जाएगी अंदर क्या बचेगा, सिर्फ हमारे पास इंटीग्रल ऑफ ds। अब यहाँ पे हम कोस थीटा लेंगे, ठीक है ना, डॉट अगर हटाएंगे कोस थीटा लेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री है, क्योंकि हमारे पास ई की और ds एरिया वेक्टर दोनों के बीच जो एंगल है दैट इज सेम 0 डिग्री है, और अगर 0 डिग्री होगी cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हम यहाँ पे सिंपल क्या लेंगे, इंटीग्रल ऑफ ds। अब अगर मैं इस पूरे सरफेस का इंटीग्रल लूं, क्योंकि ये क्या है, स्फेयर है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर 4 आर स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई किसके इक्वल आ गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और यही हमने प्रूव करना था कि फाई दैट इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। ये हमने ई डॉट डी एस किया है, तो दिस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया दैट फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, दिस विल बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। आपने ये ध्यान रखना है कि ये थ्योरम किसके लिए है, जब हमारा चार्ज एनक्लोज्ड होगा किसी सरफेस के अंदर, ठीक है, जब किसी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज। और अगर मैं बाहर की बात करूं तो बाहर के लिए ये रूल हमारा अप्लाई नहीं होता है। अगर कोई चार्ज हमारा आउटसाइड द सरफेस है देन देन गॉस थ्योरम डज नॉट अप्लाई, इट अप्लाइज ओनली फॉर द चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस, ठीक है। अब हमें गॉस थ्योरम की कुछ एप्लीकेशंस करनी है। वैसे तो हमारे पास 4 एप्लीकेशंस थी, मीन्स एक तो हमारे पास थी इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए, और फिर एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए थी, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए थी, और पैरेलल शीट ऑफ चार्ज के लिए थी। बट अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस कंडक्टिंग स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ये दोनों टॉपिक्स हमारे न्यू सिलेबस से रिमूव हो चुके हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर, ये 2 टॉपिक हमें नहीं करने हैं। तो अब हम जो अपने करेंगे दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। उसके लिए हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपनी कैलकुलेट करेंगे।
तो उसके लिए हम हमेशा पहले एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं और गॉसियन सरफेस बनाकर फिर हम गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो पहले हम करेंगे फील्ड ड्यू टू एन infinitely long straight uniformly charged wire। क्या टॉपिक है हमारा? फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। हमारे पास एक वायर है, ठीक है, लॉन्ग वायर है, जिसके ऊपर जो चार्ज है दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। और इस वायर के लिए हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हम इसके लिए कंसीडर करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे और वो गॉसियन सरफेस कैसा होगा? जिसकी रेडियस हर एक पॉइंट से क्या होनी चाहिए? हमारी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस बनाने के लिए अगर हम अपनी इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर इसके लिए यूज करते हैं, तो इसके लिए अगर हमारा कोई पॉइंट P है, मान लीजिए दिस इज द पॉइंट P, ठीक है, और इसके ऊपर अगर हमें गॉसियन सरफेस बनाना है तो हम गॉसियन सरफेस कुछ कैसे बनाएंगे? एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में बनाएंगे। इनफाइनेटली स्ट्रेट लाइन के लिए अगर हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे देन इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर। इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। अब हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका जो डिस्टेंस होगा देन इट विल बी द सेम। तो अब हम क्या करेंगे? इसके लिए अब हमें 3 पॉइंट्स कंसीडर करने पड़ेंगे। एक यहाँ पर इस सरफेस के लिए, 1 फॉर दिस सरफेस एंड 1 फॉर द दिस सरफेस। सो मान लीजिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और सरफेस के बीच में अब हम ये देखेंगे कि हमारा एंगल कितना बनता है, उसी के अकॉर्डिंग हम जो यहाँ पर इस टॉपिक को सॉल्व करेंगे। हम मान लेते हैं हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और फिर हमें क्या लेना है? अपना सरफेस लेना है। यहाँ पे अगर मैं ये सरफेस कंसीडर करती हूँ अपना, दिस इज मान लीजिए इट इज अ सरफेस ds, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था सरफेस के साथ हम हमेशा अगर सरफेस का एरिया वेक्टर लेते हैं देन इट इज नॉर्मल टू द सरफेस। तो सरफेस के लिए यूनिट वेक्टर हमारा क्या आएगा? दिस वन। यहाँ पे अगर मैं इस सरफेस के लिए यूनिट एरिया वेक्टर बनाऊंगी देन दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन। यहाँ पे बनाऊंगी देन दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन। अब आप कहोगे कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमें किसके अकॉर्डिंग कंसीडर करनी है? चार्ज जहां पर है, चार्ज से हमेशा आउटसाइड डायरेक्शन में हम हमेशा एरिया वेक्टर, ऐसे इनसाइड में हम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को शो नहीं करेंगे, हमेशा किस डायरेक्शन में शो करेंगे? आउटसाइड डायरेक्शन में हम जो है एरिया वेक्टर को, एरिया एलिमेंट की वेक्टर को डिनोट करेंगे। और हमने इसकी लेंथ कंसीडर कर ली दैट दिस इज द L, ठीक है। अब यहाँ पे हमें गॉस थ्योरम लगानी है। गॉस थ्योरम क्या कहती है? फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो हमने जब फर्स्ट यूनिट में कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया था, वहां से अगर मैं अपने यहाँ पर जो यूज होगा दैट इज लैम्डा चार्ज डेंसिटी, लैम्डा यूज होगा। एंड Q here it will be equal to Q will be equal to lambda into L, क्योंकि हमें पता है लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई L होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ L, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला यूज होगा, तो यहाँ पे Q की वैल्यू क्या यूज करेंगे हम? लैम्डा L। चलिए, तो यहाँ से Q बाई एप्सिलॉन नॉट का तो हमें पता लग गया, एप्सिलॉन नॉट तो एक कांस्टेंट है और Q की वैल्यू हमारे पास कितनी है? लैम्डा L। तो अब हमारे पास 3 सरफेस हैं। 1 हम इनको अगर डिनोट करें, मान लीजिए दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इंटीग्रल ओवर फर्स्ट सरफेस E डॉट ds प्लस सेकेंड सरफेस E डॉट ds प्लस थर्ड सरफेस
ई डॉट डी एस। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट सरफेस की बात करूं तो दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज 0 डिग्री, है ना, सेम है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री। तो कोस थीटा से ये क्या आ जाएगा हमारा ई डी एस। ठीक है, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 तो कोस 0 की वैल्यू 1, फर्स्ट सरफेस पे आ गया। सेकंड सरफेस देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन ये है, दोनों के बीच का एंगल कितना बन गया 90 डिग्री। 90 डिग्री बनेगा तो ये क्या बन जाएगा ई डी एस कोस 90 डिग्री। और अगर यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा, कोस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, सो अलोंग द सेकंड सरफेस दिस विल बी 0। इसी तरह से सेम थर्ड सरफेस पर भी ये एंगल कितना बना रहा है 90 डिग्री बना रहा है, तो कोस 90 की वैल्यू 0। तो ये हमारा फ्लक्स जो है सेकंड सरफेस और थर्ड सरफेस के लिए क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके अकॉर्डिंग आएगा ऑन द फर्स्ट सरफेस, एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। ठीक है, तो अब हम इसको यहां से रिमूव कर सकते हैं, यहां से हमारा ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन हमें किसकी करनी है डीएस। अब एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, सिलेंडर के लिए जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा 2 पाई आर एल, दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर एल, ये आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, देन इट विल बी इक्वल टू ई इंटू में 2 पाई आर। ठीक है, अब हम इन सभी वैल्यूज को अपनी फर्स्ट जो हमने इक्वेशन लिखी थी यहाँ पर पुट करेंगे। चलिए मैं इसको रब कर रही हूँ, हमारा फाइनल जो है ई डॉट डी एस की वैल्यू क्या आ गई ई इंटू 2 पाई आर एल। इस वैल्यू को हम अपनी फॉर्मूले में यूज करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे आ गया फाई इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी आ गई डॉट डी एस की फाइनल जो हमने कैलकुलेट की थी, दिस इज ई इंटू 2 पाई आर एल। तो ये आ गया ई 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहां से अगर मैं ई की वैल्यू को कैलकुलेट करूं, ई इज इक्वल टू लैम्डा एल बाई 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां से हमारा एल से एल कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास लैम्डा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। यही हमने कैलकुलेट करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमने कैलकुलेट कर ली यूजिंग गॉस थ्योरम। ठीक है, तो अगर हम यहां से देखें तो हमारा ई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया रेडियस की, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर, ये हम कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, so this is how we can calculate electric field intensity due to an infinitely long straight uniformly charged wire। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ऑन अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज। लेकिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए हमें एक साथ करने हैं दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइटली प्लेन पैरेलल शीट ऑफ चार्ज। कि एक तो हम सिर्फ एक प्लेन शीट के लिए फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे और एक हम निकालेंगे पैरेलल शीट ऑफ चार्जेस के लिए। ठीक है, तो पहले हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइटली प्लेन शीट ऑफ चार्ज। जैसे अभी हमने एक वायर के लिए लिया था, अब हम एक प्लेन शीट के लिए लेंगे। ठीक है, चलिए ये भी हमें गॉस थ्योरम की हेल्प से ही करना है। ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज मीन्स अब यहाँ पे हम एक प्लेन शीट यूज करेंगे और प्लेन शीट के लिए हम फिर एरिया चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। मीन्स हम यहाँ पे अब कौन सा सिंबल यूज करेंगे सिग्मा। तो इस जैसे हमने पिछले टॉपिक में किया था सेम हम यहाँ पर एक प्लेन शीट ले लेते हैं, चार्ज डेंसिटी है हमारे पास सिग्मा। ठीक है,
इसके लिए भी हम क्या करेंगे, पहले एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। इसके लिए भी जो हमारा गॉसियन सरफेस बनेगा वो कुछ इस तरह से, दिस इज द गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक कर्व सरफेस के लिए और दो हम एक इस सरफेस के लिए बन जाएगा और एक इस सरफेस के लिए और एक इस सरफेस के लिए। ठीक है, और हमने उसी तरह से सेम करना है। सेंटर से हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस है r, और इधर भी यहाँ से लेके यहाँ तक हम जो डिस्टेंस है वो क्या मान लेते हैं अपना r। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें इसकी डायरेक्शन होगी, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हियर इट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम यूनिट वेक्टर की बात करें, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर एंड हियर द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर एंड हियर ऑन दिस सरफेस। ठीक है, अगर हम सिमेट्री से बात करें, we find that E on the either side of the sheet must be perpendicular to the plane of the sheet, having same magnitude at all points equidistant from the sheet. We have to calculate electric field intensity at point P at a distance r from the sheet. मान लीजिए ये पॉइंट हमारा है P, जिसका डिस्टेंस इस शीट से, सेंटर ऑफ शीट से अगर हम बात करें तो इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है r। ठीक है, हमने शीट ली जिसके ऊपर सिग्मा चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस कितना है r, यहाँ से यहाँ तक भी इसका डिस्टेंस कितना है r। मैंने आपको कहा था जो हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे वो कैसा होगा, उसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, हमेशा सेम होगा। तो हमने इक्वी डिस्टेंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ई है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ई, दोनों के लिए हम ले लेंगे। ठीक है, और जो हमने ये टोटल लेंथ है वो ले लिया हमने 2r। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके लिए फिर से वही EDS का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, हम मान लेते हैं ये फर्स्ट सरफेस है, ये हमारा सेकंड सरफेस है एंड दिस इज द थर्ड सरफेस। तो सेम तरीके से गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू हमारी क्या होगी यहाँ पे, जैसे वहां पे हमने कहा था लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई L, सॉरी Q इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसी तरह से यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज, जैसे वहां पे हमने चार्ज पर यूनिट लेंथ कहा था, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो सिंबल यूज करने वाले हैं दैट इज सिग्मा। तो हमारे पास Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा डॉट ds या सिग्मा इंटू एस, जो भी हम लेंगे। अगर हम स्मॉल सरफेस एरिया ले रहे हैं तो Q की वैल्यू हमारी आ जाएगी सिग्मा ds। ठीक है, ये मैं रब कर देती हूँ। अब हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds on the first surface plus integration over second surface plus integration over third surface। ठीक है, अब देखो फर्स्ट सरफेस पर दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास EDS, सिंपल हम इसको लिख सकते हैं। प्लस सेकंड सरफेस, यहाँ पे ये क्या है, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो इन दोनों के बीच का एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कोस 90 की वैल्यू 0, तो सेकंड सरफेस के लिए 0। सिमिलरली थर्ड सरफेस के लिए 0 डिग्री है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास EDS। हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2EDS। पहले हम d फाई निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं फाई की बात करूं तो टोटल सरफेस की क्या हो जाएगी, हमारी इंटीग्रेशन हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से हमारा ये आ गया 2EDS और ये क्या है हमारे पास सिग्मा ds। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2EDS इज इक्वल टू सिग्मा ds बाई एप्सिलॉन। जब हम यहाँ से E की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, सिग्मा ds बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ds। ds से ds हमारा कैंसिल हो जाएगा, E की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट।
तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैलकुलेट कर सकते हैं ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट ऑफ चार्ज। मीन्स जैसे हमने अभी ये एक शीट ली है, अगर हमारे पास दो शीट्स हों जो एक दूसरे के क्या हों, पैरेलल, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई थिंक आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया। हमने गॉस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशंस की हैं, तो आप इन दोनों टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे।